टिबेट, जो भारत के ऑलमोस्ट 2/3 एरिया जितना बड़ा था, उसे चाइना ने इतने आसानी से कैसे हथिया लिया? ये इमेजिन करना मुश्किल होगा, पर तब का टिबेट आज के नॉन वायलेंट और पीसफुल टिबेट के बिल्कुल अगेंस्ट था। पर ट्राइसोंग के अंडर टिबेट इतना पावरफुल हो गया था कि वो सिर्फ चाइना को डराने के लिए चाइना की कैपिटल चगान पर अटैक करते हैं और उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि अशोक से पहले वाली जनरेशन बिंदुसार और चंद्रगुप्त ने इतना कुछ हासिल किया, इतना नाम बनाया, पर अशोक के बाद वाली जनरेशंस ने इतने बड़े एम्पायर को टुकड़ों में बंटने दिया? एक भी केपेबल राजा नहीं आया। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और इनिशियली अशोक भी हिंदुइज्म को फॉलो करते थे और हिंदुइज्म में सही रीजन के लिए वायलेंस अलाउड है। पर अशोक के बाद वाली जनरेशंस बुद्धिस्ट थे। बुद्धिज्म में किसी भी रीजन के लिए वायलेंस अलाउड नहीं है। अब अगर एक राजा को लड़ाई कैसे जीती जाती है ये पढ़ाने की जगह नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाया जाए तो क्या वो राजा अपने एम्पायर को बड़ा कर पाएगा? अब रीइंकार्नेशन को प्रूव तो किया नहीं जा सकता और अगर कोई रीइंकार्नेशन को क्वेश्चन करेगा तो लोग कहेंगे कि वो उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। बुद्धिज्म में भी रीइंकार्नेशन ग्रे एरिया में आता है। दलाई लामा लद्दाख को भी टिबेट का हिस्सा बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ट्रेड के बहाने लद्दाख में अपने स्पाइस घुसाए और फिर लद्दाख पर अटैक कर दिया। अब तक दलाई लामा को जब भी फोर्स या आर्मी की जरूरत पड़ती तो वो मंगोल से ये काम कराते थे। पर फोर्थ दलाई लामा के मंगोलियन होने का फायदा कब तक उठाते? उसके बाद गांधी ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया और अपना चुना हुआ कैंडिडेट जो इलेक्शन हार चुका था, नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। पहले भारत में इन्वेजन नॉर्थ वेस्ट से हुआ जब इस्लामिक इन्वेडर्स देश में घुसे, फिर समुद्र से हुआ जब ब्रिटिशर्स शिप से भारत आए। आज इन्वेजन नॉर्थ से हो रहा है। जिन हिमालयाज ने हमें हजारों सालों से बचा के रखा, आज वहीं से हम पर अटैक हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा नेबर टिबेट नहीं चाइना है। इनफैक्ट 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तब भी हमारा नेबर टिबेट ही था। तो ऐसा क्या हुआ कि टिबेट खत्म हो गया? टिबेट, जो भारत के ऑलमोस्ट 2/3 एरिया जितना बड़ा था, उसे चाइना ने इतने आसानी से कैसे हथिया लिया? क्या टिबेट को पता नहीं था कि ये हो सकता है? टिबेट से गलती कहाँ हुई? हमें टिबेट की गलती से सीखना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब चाइना पूरा जम्मू कश्मीर ले लेगा, हिमाचल ले लेगा, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, इनफैक्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट ले लेगा। क्योंकि इन एरियाज पे कभी भारत का कंट्रोल था तो कभी टिबेट का। आज जब टिबेट चाइना के कंट्रोल में है तो चाइना इन एरियाज को भी क्लेम कर रहा है। इसलिए आज के वीडियो में हम टिबेट की गलतियों को समझेंगे। इसके लिए हमें टिबेट की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में हम 7 दलाई लामा यानी 1800 तक की टिबेट की हिस्ट्री समझेंगे। देखेंगे कि कैसे एक आइडियोलॉजी पूरे देश को खत्म कर सकती है। किसी भी एरिया का डेवलपमेंट कितनी तेजी से हो रहा है वो डिपेंड करता है कि वहाँ एग्रीकल्चर का सिचुएशन क्या है। जितनी ज्यादा एग्रीकल्चर उतना ज्यादा खाना, जितना ज्यादा खाना उतनी ज्यादा पॉपुलेशन। एक टाइम ऐसा आता है जब कम लोग ज्यादा लोगों के लिए खाना उगा पाते हैं। तब कुछ लोग एग्रीकल्चर से निकलकर अलग अलग काम में स्पेशलाइजेशन डेवलप करते हैं। इस स्पेशलाइजेशन की वजह से एरिया जल्दी डेवलप होता है। जो सोसाइटी ज्यादा डेवलप होती है वहाँ कम वायलेंस देखा जाता है और जो सोसाइटी कम डेवलप होती है वहाँ ज्यादा वायलेंस। आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये आपको आगे क्लियर होगा। टिबेटन प्लेटो की एवरेज हाइट 14,800 फीट है। वो 12 में से 9 महीने बर्फ से ढका रहता है। मतलब वहाँ ज्यादा एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकती, जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं कर पाए। जब भारत में गुप्ता राज था तब आर्यभट्ट डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे थे। राष्ट्र रेजिस्टेंट आयरन टेक्नोलॉजी मास्टर की जा रही थी। रोम के साथ ट्रेड हो रहा था। तब टिबेटन्स नोमैडिक हंटर गैदरर की लाइफ जी रहे थे। तब भारत ज्यादा डेवलप था, मतलब वो ज्यादा पीसफुल था। पर टिबेट डेवलप नहीं था। लोग ग्रुप्स बनाकर खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते। इन ग्रुप्स के बीच में लड़ाई भी होती जिसमें लोग मारे जाते। टिबेटन्स इतना वायलेंस देखते हुए बड़े हुए थे, इसलिए उनके लिए डर का कुछ मतलब ही नहीं था। ये इमेजिन करना मुश्किल होगा, पर तब का टिबेट आज के नॉन वायलेंट और पीसफुल टिबेट के बिल्कुल अगेंस्ट था। ये इतना बड़ा चेंज टिबेटन्स में कब और कैसे आया ये आपको आगे पता चलेगा। टिबेट में अलग अलग क्लैंस के अलग अलग एरिया थे। टिबेट बड़ा हुआ था, पर 7वीं सेंचुरी में चीजें बदल गई। फाइनली ऐसा राजा आया जिसने टिबेट की क्लैंस को एक एक करके जोड़ना शुरू किया। ये थे राजा नोम्री सोंगसेन। इससे पहले वो पूरे टिबेटन प्लेटो को एक कर पाते, उन्हें जहर देकर मार दिया गया। उनका राज्य टूटने लगा। उनके बाद उनका 13 साल का बेटा सोंगसेन गैम्पो राजा बना। पर एक 13 साल का बच्चा क्या ही कर सकता है? स्पॉइलर अलर्ट, बहुत कुछ। सोंगसेन गैम्पो ने अपने राज्य में और एरिया ऐड किया। सोंगसेन के बड़े सपने थे। वो इंडिया और चाइना जैसा बड़ा एम्पायर बनाना चाहते थे। उसके लिए उन्हें अपने आसपास के छोटे छोटे राज्य जैसे नेपाल और जांगसुंग को अपने अंडर लाना पड़ेगा। ऐसे बड़े सपनों को पूरा करने के लिए 2 मेन क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, मौका ढूंढने का पेशेंस और दूसरा, मौके का फायदा उठाने की समझ। ये दोनों क्वालिटीज सोंगसेन गैम्पो में थी। सोंगसेन ने अपनी बेटी की शादी जांगसुंग के राजा से कराई और उसके थ्रू जांगसुंग की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। जैसे ही सोंगसेन को मौका मिला, उन्होंने जांगसुंग को अपने एरिया में मिला लिया।
लिस्ट पर नेक्स्ट नेपाल था। नेपाल से अपॉर्चुनिटी खुद चल के आई। नेपाल के राजा नरेंद्र देव को तख्ता पलट में निकाल दिया और वो तिब्बत भाग गए। सॉन्गसेन ने उन्हें तिब्बत की कैपिटल लासा में रखा। अब वो नेपाल कब्जाने का मौका ढूंढ रहे थे। ये मौका उन्हें 10 साल बाद मिला और इस मौके का सॉन्गसेन ने अच्छे से फायदा उठाया। उन्होंने नरेंद्र देव को अपनी सेना दी और लड़ने के लिए नेपाल भेज दिया। नरेंद्र देव जीत गए और सॉन्गसेन को अपना राजा घोषित कर दिया। सॉन्गसेन को एक मौका भारत में भी मिला। राजा हर्षवर्धन और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। एक बार जब चाइनीज एनवॉयज भारत आए तब तक राजा हर्षवर्धन की डेथ हो चुकी थी, जिसके वजह से पूरे भारत में केओस था। इस केओस में 2 चाइनीज एनवॉयज के अलावा बाकी सब मारे गए। ये बचे 2 चाइनीज एनवॉयज तिब्बत भाग गए। सॉन्गसेन ने उन्हें भी आर्मी दी और बदला लेने के लिए भारत भेज दिया। सॉन्गसेन की आर्मी जीत गई और कन्नौज के राजा अरुणश्वा को तिब्बत ले गई। अब सॉन्गसेन की नजर चाइना पर पड़ी। वो चाइना की प्रिंसेस से शादी करना चाहते थे। उन्होंने प्रपोजल भिजवाया, पर उसी टाइम तिब्बत और चाइना के बीच का किंगडम आज़ा के राजा ने भी मैरिज प्रपोजल रखा। चाइना ने आज़ा का प्रपोजल एक्सेप्ट किया क्योंकि इससे आज़ा चाइना पर रेड करना बंद कर देते। इससे सॉन्गसेन को इंसल्टेड फील हुआ क्योंकि सॉन्गसेन के अकॉर्डिंग तिब्बत आज़ा से ज्यादा पावरफुल था। यही प्रूव करने के लिए सॉन्गसेन ने आज़ा पर अटैक किया और तिब्बत का पार्ट बना लिया और फिर से मैरिज प्रपोजल चाइना भिजवाया। पर चाइना ने फिर से सॉन्गसेन को हल्के में लिया और सॉन्गसेन को हराने के लिए आर्मी भेज दी। चाइना की आर्मी हार गई और चाइना के राजा को अल्टीमेटली अपनी बेटी की शादी सॉन्गसेन से करानी पड़ी। इसके बाद तिब्बत की रॉयल फैमिली में बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ गया क्योंकि सॉन्गसेन गैम्पो की 2 वाइफ्स, एक चाइनीज और एक नेपाली, दोनों बुद्धिस्ट थी। पर अभी भी बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस सिर्फ टॉप एरिस्टोक्रेट्स तक ही लिमिटेड था। तिब्बत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया था। सॉन्गसेन गैम्पो के अंडर तिब्बत का एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था। इतने बड़े एम्पायर को ठीक से चलाने के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स चाहिए, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स, टैक्स रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स को लिखने के लिए एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होनी चाहिए, जैसे हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तिब्बत के पास ऐसी एडवांस स्क्रिप्ट नहीं थी, तो सॉन्गसेन ने अपने साथ सबसे ब्रिलियंट मिनिस्टर्स को भारत भेजा ताकि वो वहां से तिब्बत के लिए स्क्रिप्ट लाए। उस टाइम भारत में बहुत सारी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज थी, जिसमें से एक नालंदा यूनिवर्सिटी थी। तिब्बतन मिनिस्टर्स यहीं गए, पर 7 मिनिस्टर्स में से 6 ने भारत को ही अपना घर बना लिया और बस एक थॉनमी संभोता तिब्बतन स्क्रिप्ट के साथ वापस गए। तिब्बतन स्क्रिप्ट भी देवनागरी स्क्रिप्ट पर बेस्ड है और तिब्बतन ग्रामर संस्कृत ग्रामर से इंस्पायर्ड। सॉन्गसेन गैम्पो के बाद उनका 3 साल का बेटा राजा बना। क्योंकि राजा इतने छोटे थे इसलिए उनके प्राइम मिनिस्टर गार टोंगसेन ने राज्य संभाला। सॉन्गसेन गैम्पो ने तिब्बत का राज्य बहुत बड़ा बना दिया था। अब नेक्स्ट काम था तिब्बतन्स की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यानी तिब्बतन्स को अमीर बनाना। गार टोंगसेन की नजर सिल्क रूट पर पड़ी। अगर सिल्क रोड उनके अंडर आ जाए तो सारा सामान जो चाइना जाता है और चाइना से आता है उस पर टैक्स लगाकर तिब्बत पैसे कमा सकता है। उस टाइम सिल्क रोड चाइना के कंट्रोल में थी। गार टोंगसेन ने अटैक किया और कश्कर रीजन और तरिम बेसिन को ऑक्यूपाई कर लिया। इससे तिब्बत अमीर होने लगा। अगले बड़े राजा थे ट्राइसोंग डेत्सेन। आज ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, पर ट्राइसोंग के अंडर तिब्बत इतना पावरफुल हो गया था कि वो सिर्फ चाइना को डराने के लिए चाइना की कैपिटल चगान पर अटैक करते हैं और उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जब चाइना को मैसेज मिल गया तो 2 हफ्ते बाद वो तिब्बत वापस आ गए। तिब्बत एक बड़ा और अमीर देश बन चुका था, पर तिब्बत की कोई एक आइडेंटिटी नहीं थी। जैसे भारत में नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट हिंदुइज्म हम सबको जोड़कर रखता है। हिंदुइज्म हमारे देश की आइडेंटिटी है, वैसे तिब्बत की कोई एक आइडेंटिटी नहीं थी। तो ट्राइसोंग ने तिब्बत की एक कॉमन आइडेंटिटी बना दी। ट्राइसोंग ने तिब्बत का ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म डिक्लेयर कर दिया। ऐसे उस तिब्बत की शुरुआत हुई जिसे हम आज जानते हैं। ऐसा ही कुछ भारत में 260 BC में हुआ था। अशोक भी अपने बड़े एम्पायर को कंसोलिडेट करना चाहते थे, अपने राज्य को एक नई आइडेंटिटी देना चाहते थे। उस टाइम बुद्धिज्म सबसे लेटेस्ट रिलीजन था। काफी लोग बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे थे, तो अशोक ने बुद्धिज्म को ही स्टेट रिलीजन बना दिया। पर ऐसा क्या हुआ कि अशोक से पहले वाली जनरेशंस बिंदुसार और चंद्रगुप्त ने इतना कुछ हासिल किया, इतना नाम बनाया, पर अशोक के बाद वाली जनरेशंस ने इतने बड़े एम्पायर को टुकड़ों में बंटने दिया। एक भी कैपेबल राजा नहीं आया। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और इनिशियली अशोक भी हिंदुइज्म को फॉलो करते थे और हिंदुइज्म में सही रीजन के लिए वायलेंस अलाउड है। पर अशोक के बाद वाली जनरेशंस बुद्धिस्ट थे। बुद्धिज्म में किसी भी रीजन के लिए वायलेंस अलाउड नहीं है। अब अगर एक राजा को लड़ाई कैसे जीती जाती है ये पढ़ाने की जगह नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाया जाए तो क्या वो राजा अपने एम्पायर को बड़ा कर पाएगा? एम्पायर को बड़े करने का तो छोड़ो, वो एग्जिस्टिंग एम्पायर को भी नहीं बचा पाएगा। ऐसे नॉन वायलेंट देश पर बाहर से अटैक करने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद ही टूट जाएगा। ये पहले भी सच था और आज भी सच है। अगर आज हमारी आर्मी को खत्म कर दिया जाए तो भारत के कितने टुकड़े होंगे? वेस्ट बंगाल जाएगा, तमिलनाडु जाएगा, केरला, पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, तेलंगाना, धीरे धीरे देश खुद ब खुद टूट जाएगा। यही अशोक के बाद हुआ। जो अशोक ने किया था वही ट्राइसोंग ने किया, इसलिए जो अशोक के बाद हुआ वही ट्राइसोंग के बाद हुआ। 9th सेंचुरी तक तिब्बत छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ चुका था।
जब तिब्बत एक था तब देश में एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था, राजा। छोटे छोटे स्टेट्स में बंटने के बाद दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, एक राजा और एक उस एरिया के मॉनेस्ट्री के हेड। धीरे धीरे राजा की इंपॉर्टेंस कम होती गई और बुद्धिस्ट मंक्स ज्यादा पावरफुल। ये कैसे हुआ, ये आपको आगे समझ आएगा। 9th सेंचुरी के बाद 13th सेंचुरी में तिब्बत फिर से एक हुआ। ये मंगोल्स ने किया। गेंजिस खान के ग्रैंडसन गोदेन खान ने तिब्बत पर अटैक किया, पर वो बुद्धिस्ट मंक साक्या पंडिता से इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया। गोदेन खान ने साक्या पंडित को मंगोल्स का रिप्रेजेंटेटिव बनाया और साक्या पंडित के थ्रू तिब्बत पर राज किया। किसी ने भी मंगोल के राज को क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि जब मंगोल्स ने पहली बार तिब्बत पर अटैक किया था तब इतना वायलेंस हुआ था जितना वायलेंस तिब्बतन्स ने कई जनरेशंस में नहीं देखा, इसलिए वो इस वायलेंस से डर गए थे। पर 14th सेंचुरी में मंगोल एम्पायर ही टूटने लगा, इसलिए तिब्बत भी ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट हो गया और तिब्बत फिर से छोटे छोटे एरिया में डिवाइड हो गया और फिर से राजा और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री मेन इंस्टीट्यूशंस बन गए। पर अभी भी मंगोल्स और तिब्बतन्स के बीच रिलेशंस बने रहे। दलाई लामा भी इसी रिलेशनशिप का एक रिजल्ट है। देखते हैं कि दलाई लामा कौन थे, कब आए और कैसे इतने पावरफुल बन गए। अल्तान खान मंगोलिया के एक हिस्से का राजा थे और सोनम ग्यात्सो तिब्बत की एक मॉनेस्ट्री के हेड। अल्तान खान ने सोनम ग्यात्सो को मंगोलिया इनवाइट किया ताकि वो वहां बुद्धिज्म स्प्रेड करे। पर इस इनविटेशन के पीछे एक और रीजन छुपा था। अल्तान खान गेंजिस खान के लीनियज से नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जैसी मंगोलिया के दूसरे राजाओं को मिलती। सोनम ग्यात्सो ने इसका सोल्यूशन निकाला। उन्होंने अल्तान खान को गेंजिस खान के ग्रैंडसन कुबलाई खान का रीइंकार्नेशन डिक्लेयर कर दिया। इस तरह अल्तान खान भी गेंजिस खान से लिंक हो गए और उन्हें भी सेम रिस्पेक्ट मिलने लगी। रिटर्न में अल्तान खान ने सोनम ग्यात्सो को दलाई लामा का टाइटल दिया। दलाई लामा मतलब ओशन ऑफ विजडम, यानी विवेक का सागर। पर सोनम ग्यात्सो ने खुद को पहला दलाई लामा नहीं, तीसरा दलाई लामा डिक्लेयर किया। सोनम ग्यात्सो के अकॉर्डिंग दो महान दलाई लामा ऑलरेडी उनसे पहले रह चुके हैं और सोनम ग्यात्सो उन्हीं का रीइंकार्नेशन है। इस तरह वो तीसरे दलाई लामा हुए। अब रीइंकार्नेशन को प्रूव तो किया नहीं जा सकता और अगर कोई रीइंकार्नेशन को क्वेश्चन करेगा तो लोग कहेंगे कि वो उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। बुद्धिज्म में भी रीइंकार्नेशन ग्रे एरिया में आता है। जब किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि मरने के बाद क्या होता है तो गौतम बुद्ध ने कुछ जवाब नहीं दिया। वहीं बुद्धिस्ट टीचिंग्स गौतम बुद्ध की ही प्रीवियस लाइफ्स को डिस्कस करते हैं। इसी तरह सोनम ग्यात्सो ने इस ग्रे एरिया का फायदा उठाया और दलाई लामा के इंस्टीट्यूशन को रीइंकार्नेशन के बेसिस पर क्रेडिबिलिटी मिल गई। अब नेक्स्ट काम दलाई लामा के इंस्टीट्यूशन को पावरफुल बनाना था। सोनम ग्यात्सो के बाद अगले दलाई लामा की सर्च शुरू हो गई। बुद्धिस्ट मंक्स ने अल्तान खान के ग्रैंडसन को नेक्स्ट दलाई लामा डिक्लेयर कर दिया। वो पहले और अभी तक के अकेले दलाई लामा है जो तिब्बतन नहीं मंगोलियन है। धीरे धीरे दलाई लामा की पोजीशन ज्यादा पावरफुल बनती जा रही थी और राजा की पोजीशन खतरे में आ रही थी। इसलिए 4th दलाई लामा के बाद राजा ने नेक्स्ट दलाई लामा की सर्च को रोकने की बहुत कोशिश की, पर बुद्धिस्ट मंक्स ने 5th दलाई लामा ढूंढ ही लिए। राजा को जिसका डर था वही हुआ। मंगोल के एक चीफ थे गुशी खान। वो अल्तान खान को मानते थे, जिसके वजह से उनके ग्रैंडसन 4th दलाई लामा को भी मानते थे और 4th दलाई लामा के रीइंकार्नेशन 5th दलाई लामा को भी मानते। इसलिए जब 5th दलाई लामा ने गुशी खान को कहा कि तिब्बत को यूनाइट करो और मुझे उसका राजा बना दो, तो गुशी खान ने कर दिया। इस तरह दलाई लामा मंगोल आर्मी की मदद से तिब्बत के राजा बने। अब दलाई लामा सिर्फ रिलीजियस हेड नहीं, पॉलिटिकल हेड भी बन चुके थे। 5th दलाई लामा की नजर हमारे लद्दाख पर भी पड़ी। उस टाइम राजा कहरी सिंह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश पर राज करते थे। दलाई लामा लद्दाख को भी तिब्बत का हिस्सा बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ट्रेड के बहाने लद्दाख में अपने स्पाइस घुसाए और फिर लद्दाख पर अटैक कर दिया। उस टाइम कश्मीर में मुगल राज था। मुगल्स नहीं चाहते थे कि कोई भी नई ताकत उनके ज्यादा पास आए, क्योंकि क्या पता उनका अगला निशाना कश्मीर बन जाए। तो लद्दाख को दलाई लामा की मंगोलियन आर्मी से बचाने के लिए मुगल्स ने अपनी सेना भेजी। तिब्बत हार गया, पर अपनी इस हेल्प के एक्सचेंज में मुगल राजा औरंगजेब ने लद्दाख के राजा कहरी सिंह को इस्लाम में कन्वर्ट कराया और लद्दाख में पहला मस्जिद खुलवाया। इस तरह लद्दाख में इस्लाम की एंट्री हुई। फिर आए 6th दलाई लामा। वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग से थे। अब तक दलाई लामा को जब भी फोर्स या आर्मी की जरूरत पड़ती तो वो मंगोल से ये काम कराते थे, पर 4th दलाई लामा के मंगोलियन होने का फायदा कब तक उठाते। फाइनली 18th सेंचुरी में मंगोल्स ने ही तिब्बत पर अटैक कर दिया। इस अटैक में दलाई लामा के टीचर को भी मार दिया गया। दलाई लामा इससे इतना डिस्टर्ब थे कि वो दलाई लामा की पोस्ट छोड़ना चाहते थे। कुछ ही टाइम बाद वो गायब हो गए। मंगोल्स ने तिब्बत पर अटैक करने के साथ साथ चाइना पर भी अटैक किया। तिब्बत तो हार गया, आप समझ सकते हो क्यों, पर चाइनीज ने मंगोल्स को हरा दिया। अपने देश से निकालने के बाद चाइनीज आर्मी तिब्बत पहुंची और तिब्बत से भी मंगोल्स को निकाल दिया, पर एक्सचेंज में तिब्बत के 2 प्रोविंस को चाइना का पार्ट बना लिया। अब तिब्बत मंगोल से बचने के लिए चाइना की प्रोटेक्शन में आ गया। इस तरह तिब्बत ने पहली बार चाइना की प्रोटेक्शन ली। पर तिब्बत अब भी नहीं समझ पाया कि आप अपनी प्रोटेक्शन किसी और देश को आउटसोर्स नहीं कर सकते, आपको खुद की स्ट्रॉन्ग आर्मी बनानी पड़ेगी। पहले तिब्बत मंगोल की प्रोटेक्शन में था, फिर चाइना की।
जिस तरह मंगोल्स ने टिबेट को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, वैसे चाइना भी करेगा। पर टिबेट को लगा कि अगर वो बुद्धिज्म और नॉन वायलेंस का साथ नहीं छोड़ेंगे तो वो बच जाएंगे। अगर हिरन शेर से कहे कि मुझे मत खाओ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो क्या शेर हिरन को छोड़ देगा? वैसे ही अगर आपके आसपास वाले देश वायलेंट है और आप उनसे कहो कि मुझ पे अटैक मत करो क्योंकि मैं नॉन वायलेंट हूँ, तो क्या आप बच जाओगे? आप सोच रहे होंगे कि टिबेट का भारत से इसमें क्या कनेक्शन है। टिबेट और भारत में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। टिबेट में दलाई लामा और नॉन वायलेंस को ग्लोरीफाई किया जाता है और भारत में गांधी और नॉन वायलेंस को। गांधी को लार्जर देन लाइफ बनाया गया है। दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि गांधी और उनके नॉन वायलेंस ने हमें आजादी दिलाई है। पर सच तो ये है कि 1930s के एंड तक लोगों को रियलाइज हो गया था कि नॉन वायलेंस से हमें आजादी नहीं मिलेगी। लोगों में सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर की वायलेंट स्ट्रगल की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। गांधी ने पब्लिक इमोशन को समझा। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। पूरे देश में वायलेंस हुआ। गवर्नमेंट ऑफिसेस तोड़े गए, पुलिस स्टेशन जला दिए गए, पोस्ट ऑफिसेस खत्म कर दिए। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पर अंग्रेजों का कंट्रोल कम हो रहा था। इन सब से अंग्रेज डर गए। तब हमें आजादी मिली। उसके बाद गांधी ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया और अपना चुना हुआ कैंडिडेट जो इलेक्शन हार चुका था, नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इसके पीछे रीजन क्लियर था। सरदार पटेल नॉन वायलेंस को देश से ऊपर नहीं रखते। उन्होंने देश को एक करने के लिए आर्मी का यूज किया था। पर चाचा नेहरू बापू के बताए रास्ते पे चलते। वो देश से ऊपर नॉन वायलेंस को रखते। नेहरू हमारी आर्मी को खत्म करना चाहते थे, वो भी तब जब चाइना टिबेट ऑक्यूपाई कर रहा था। नेहरू को वायलेंस से इतना डर लगता था कि उन्हें पता था कि चाइना अक्साई चीन ऑक्यूपाई कर रहा है, फिर भी उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि इंडियन आर्मी चाइना से नहीं लड़ेगी। आज हमारे बीच टिबेट इसलिए नहीं है क्योंकि टिबेट ने नॉन वायलेंस को ओवर ग्लोरीफाई किया। आज हम भी यही गलती कर रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कर लो यार सब्सक्राइब।